नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्रंप ने ईरान से दो शब्दों में कह दिया, बिना शर्त सरेंडर। ये दो शब्द लिखने से पहले ट्रंप ने खुद भी सरेंडर कर दिया। ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान युद्ध के खिलाफ लंबे लंबे भाषण दिया करते थे। कहते थे युद्ध कराने वाली लॉबी के लिए अमेरिका ने युद्ध किया, मगर अमेरिका को कुछ नहीं मिला, बर्बाद हो गया। इसलिए युद्ध रोककर वे फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका की जनता ने यकीन भी कर लिया और अब ट्रंप ने उस जनता को अच्छे दिन के इंतजार में अकेला छोड़ दिया है और उस लॉबी के आगे सरेंडर कर दिया है जिससे लड़ने का वादा कर ट्रंप सत्ता में आए थे। ट्रंप की भाषा अमेरिका के लिए अनजान नहीं, लेकिन ईरान को लेकर जिस तरह से उन्होंने लिखा है, उस भाषा में अभी तक नेतन्याहू ही बोल रहे थे। वैसे भी जब से ईरान पर इस्राएल ने हमला बोला है, ट्रंप की भाषा में यह छटपटाहट नजर आने लगी थी कि वे इस्राएल के पक्ष में उतरने के लिए कुलबुला रहे हैं, मगर बोल नहीं पा रहे हैं। ट्रंप कहां से चले थे, कहां पहुंचने जा रहे हैं, 2015 के उनके एक इंटरव्यू से समझ सकते हैं। गार्डियन अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ट्रंप को यह याद दिलाने की जरूरत है कि उन्होंने 2015 में इराक के संदर्भ में कहा था कि इराक में हमने सद्दाम हुसैन को हटा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कोई मदद मिली। जिन लोगों पर सदियों से तानाशाह शासन कर रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं अपना देश कैसे चलाएं। इराक आज बर्बाद हो चुका है और ईरान और आईसिस उस पर कब्जा करने वाले हैं। हमें अपना देश बनाना है। हम दूसरे की जमीन पर जाकर राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। अमेरिका पर इसकी वजह से 19 ट्रिलियन का कर्ज हो गया है। हमें पहले अपना घर ठीक करना है। हम जिस जिस देश से खुश नहीं, उसे जाकर यह नहीं कह सकते कि हम आपको फिर से बनाने वाले हैं। ट्रंप ने सीरिया में ओबामा की दखलंदाजी की निंदा भी की। 2015 में ट्रंप ने CNN को भी एक इंटरव्यू दिया। इसमें भी ट्रंप यही दोहराते हैं कि लीबिया, इराक, मध्य पूर्व सब तबाह हो चुका है। अमेरिका ने इनके साथ युद्ध करके कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर मध्य पूर्व में गद्दाफी और सद्दाम हुसैन सत्ता में होते तो स्थिति बेहतर होती। सद्दाम हुसैन के बारे में ट्रंप कहते हैं वह भयानक शख्स था, लेकिन आज की तुलना में तब की स्थिति बेहतर थी। इराक में कोई आतंकवाद नहीं था और सद्दाम आतंकवादियों को मरवा रहे थे, लेकिन अब इराक आतंकवादियों का हार्वर्ड बन गया है। यही बात ट्रंप ने 2016 में भी कहा कि हर तरह का अत्याचार इराक में होने लगा है। ट्रंप ने कहा कि हम असाद को हटाने में अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, उन विद्रोहियों पर पैसा लगा रहे हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। 10 साल तक ट्रंप ने अपनी पूरी राजनीति इसी युद्ध के विरोध के ऊपर खड़ी की और कहा कि दूसरे देश में क्या हो रहा है इसमें अमेरिका को नहीं पड़ना। अमेरिका की सेना का इस्तेमाल होता है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है। 2024 के चुनाव प्रचारों में युद्ध को रोकने और खत्म करने का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। ट्रंप ने कहा कि वे युद्ध को रोक देंगे, अमेरिका में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन सब उल्टा होता हुआ दिखने लगा है। 13 जून से 17 जून के बीच ट्रंप ने तेजी से अपने समर्थकों से लेकर अमेरिका को समय दिया कि उन्हें पहचान लें, ट्रंप को पहचान लें। अंत में अपने समर्थक मीडिया, प्रभावशाली वक्ताओं की बातों को ठोकर मारते हुए बिना शर्त सरेंडर की चेतावनी जारी कर देते हैं। ट्रंप का यह ट्वीट कि बिना शर्त सरेंडर कई तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, इसमें उनका भी सरेंडर दिखता है। ट्रंप केवल ईरान से सरेंडर करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि अपने प्रभावशाली समर्थकों से भी सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। टकर कार्लसन, रिपब्लिकन सेनेटर मार्जोरी टेलर ग्रीन, स्टीव बैनन, एलेक्स जोन्स, मैट गेट्स खुलकर विरोध कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के समय भी इन लोगों ने युद्ध का विरोध किया, अब भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये लोग भी सरेंडर कर देंगे? क्या इन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा अगर अमेरिका इस्राएल के पक्ष में युद्ध में उतर गया? तुलसी गबार्ड से लेकर जेडी वांस को भी ट्रंप के आगे सरेंडर करना होगा। इन सभी ने राष्ट्रपति चुनाव के समय युद्ध को अमेरिका के भविष्य को बर्बाद करने वाला बताया था। अब ये सभी क्या करेंगे? कनाडा से चलने के समय ही ट्रंप ने टकर कार्लसन पर तंज कर दिया
कि उन्हें जरूरत है कि किसी चैनल पर जाएं जहां लोगों को भी उनकी बातें सुनने का मौका मिले। ट्रंप ने कार्लसन पर ताना मारा क्योंकि उन्हें फॉक्स न्यूज छोड़ना पड़ा था। अब वे स्वतंत्र रूप से पॉडकास्ट करते हैं। कनाडा से लौटते वक्त एयरफोर्स वन में तुलसी गबार्ड से भी किनारा कर लिया। ट्रंप ने कहा कि मैंने नहीं कहा कि मैं युद्ध विराम की कोशिश में हूं। मैं चाहता हूं कि सही मायने में सब कुछ अंत हो, युद्ध विराम नहीं, अंत हो। ईरान परमाणु हथियार से पूरी तरह पीछे हट जाए। और अमेरिका पहुंचते पहुंचते ट्रंप असली रंग में आ जाते हैं। टकर कार्लसन फॉक्स न्यूज में एंकर हुआ करते थे। इन दिनों स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। ट्विटर पर इन्हें 16 मिलियन से अधिक लोग फॉलो करते हैं। जब फॉक्स में थे तो रोजाना 30 लाख लोग इनका शो देखा करते थे। टकर कार्लसन ने ट्रंप को अपना समर्थन दिया, अपने कार्यक्रम में बुलाया। अब अपने कार्यक्रम में कार्लसन ट्रंप के पुराने बयानों को याद दिला रहे हैं और ईरान पर हमले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनके साथ साथ स्टीव बैनन ने भी मोर्चा खोल दिया है और कहने लगे हैं कि अगर अमेरिका ने इस्राएल के चक्कर में ईरान पर हमला किया तो अगले 200 दिन उसके लिए भयानक होने जा रहे हैं। बैनन अमेरिकी मीडिया में बड़ा नाम है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में कुछ महीने उनके रणनीतिकार भी रहे। टकर कार्लसन और स्टीव बैनन का कहना है अमेरिकी जनता को कभी सच्चाई बताई नहीं गई। इराक में अमेरिका असफल रहा, उसके 8,000 सैनिक मारे गए, 50,000 घायल हुए, $9 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। केवल ट्रंप के बयान को मत देखिए, यह भी देखिए कि अमेरिका में किस तरह की बहस चल रही है। कार्लसन ट्रंप के अमेरिका को महान बनाने के वैचारिक साथी रहे, खूब वकालत की, लेकिन युद्ध का विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, टकर कार्लसन ने रिपब्लिकन सांसद टेड क्रूज का इंटरव्यू किया है और इस इंटरव्यू में टेड क्रूज के पसीने छुड़ा दिए। टेड क्रूज भी राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल थे। इस इंटरव्यू में टकर कार्लसन टेड क्रूज से पूछने लगे कि ईरान की आबादी कितनी है, तो क्रूज कहते हैं मैं नहीं जानता। कार्लसन कहते हैं जिस देश की आबादी के बारे में नहीं पता आप उस पर बम गिराना चाहते हैं। क्रूज से जवाब देते नहीं बना, अनाप शनाप तर्क देने लगे कि मैं टेबल पर बैठकर आबादी नहीं गिनता। तो उसके बाद कार्लसन ने पूछ दिया कि ईरान की नस्लीय समुदायों के बारे में बताइए, किस किस समुदाय के लोग रहते हैं। तो क्रूज बोलने लग गए कि फारसी रहते हैं, शिया हैं, लेकिन बीच में ही जवाब छोड़कर बोलने लग गए कि मैं ईरान पर एक्सपर्ट नहीं हूं। कार्लसन भड़क गए और सीधा सवाल करने लगे कि आप ईरान के बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसी सरकार के सेनेटर हैं जो ईरान की सरकार को गिराना चाहती है। 2003 का यह अमेरिका नहीं है जब एक ही झूठ चल रहा था, चल गया और अमेरिका उसे सही मानने लगा। यहां तो ट्रंप के समर्थक और उनके लिए प्रचार करने वाले भी अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान की इस झूठ से लोहा लेने लगे हैं। जिन पर झूठ फैलाने का आरोप है वे भी झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं। अजीब है, कभी हवा पूरब से बहती है तो अगले पल पश्चिम से बहने लग जाती है। टकर कार्लसन ने जिस तरह से टेड क्रूज से सवाल जवाब किए हैं उससे यह भी पता चल जाता है कि सांसदों का जानकार होना कितना जरूरी है, वरना सत्ता के पीछे के खिलाड़ी किसी को भी अपना प्यादा बना लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। क्रूज के पास जवाब नहीं था तो टकर कार्लसन से कहने लगे ट्रंप की हत्या की साजिश चल रही थी। इस पर कार्लसन और आक्रामक होकर कहने लग गए कि आप ट्रंप की हत्या की बात सही नहीं मानते। अगर आप सही मानते तो बदले में हमला कर देते, लेकिन आपने अभी तक हमला नहीं किया। तब क्रूज इस सवाल के जवाब में फंस जाते हैं, कहते हैं हम आज ही सैनिक हमला कर रहे हैं। तब कार्लसन कहते हैं कि हम का क्या मतलब है। क्रूज सकपका गए और कहने लगे मेरा मतलब हमारी मदद से इस्राएल हमला करने वाला है, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। कार्लसन कहते हैं कि आप तो न्यूज ब्रेक कर रहे हैं। कल रात ट्रंप के सुरक्षा प्रवक्ता ने इस बात से इनकार किया कि हम किसी भी प्रकार के सैन्य कार्रवाई में इस्राएल की तरफ से काम कर रहे हैं। क्रूज कहते हैं कि हम बम नहीं गिरा रहे हैं, इस्राएल गिरा रहा है। कार्लसन कहते हैं आपने कहा हम गिरा रहे हैं, हम पर जोर देते हैं। इन बातों का महत्व है। कार्लसन कहते हैं आप सेनेटर हैं, अगर आप कह रहे हैं अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है तो लोग आपको सुन रहे हैं। हमें पता है कि हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन हिंदी के दर्शकों के लिए हमने कई सारी कड़ियों को जोड़ा है। इसे पूरा देखिए, समझिए कि कैसी कैसी बातें होती हैं। यह भी मिलाइए कि भारत में गोदी मीडिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सीज फायर को लेकर इस तरह का एक सवाल गृहमंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकता है। वह उनके साथ लंच कर सकता है, लंच करने का फोटो दिखाकर शेखी बघार सकता है, लेकिन एक सवाल इस तेवर के साथ नहीं पूछ सकता।
ट्रंप के लिए आसान नहीं है अपने समर्थकों, अपने प्रचारकों को समझा पाना। ट्रंप अगर लॉबी के दबाव में युद्ध में शामिल होने का फैसला करते हैं तो अमेरिका में बहस की एक नई आंधी चल पड़ेगी। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड को भारत में भारतीय की तरह देखा जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। उनमें इतना साहस है कि सेनेट के सामने कह दिया ईरान ने बम बनाया है। इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। तुलसी गबार्ड को लेकर अमेरिका के मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि ट्रंप ने उन्हें उस मीटिंग में नहीं बुलाया जहां इस मामले को लेकर चर्चा होनी थी। कैंप डेविड की बैठक में तुलसी गबार्ड का नहीं होना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि उस समय गबार्ड नेशनल गार्ड की ड्यूटी पर थी, मगर उन्हें कभी इस मीटिंग में आने का न्योता दिया ही नहीं गया। क्या ट्रंप गबार्ड से इसलिए किनारा कर रहे हैं क्योंकि वे ईरान की परमाणु क्षमता पर उनसे अलग राय रखती हैं? जब ट्रंप कनाडा से लौट रहे थे तभी एयरफोर्स वन में उनसे पत्रकारों ने पूछा कि तुलसी गबार्ड का ऐसा कहना है, तो ट्रंप ने साफ साफ कह दिया उन्हें इसकी परवाह नहीं कि तुलसी क्या सोचती हैं। यह सब खबरें बता रही हैं कि ट्रंप के प्रशासन में मतभेद नजर आ रहे हैं। इस मतभेद को स्वीकार करने के बजाय ट्रंप दूर भागते नजर आ रहे हैं। असल में वे जो करना चाहते हैं तय कर चुके हैं। बड़ी बात है कि ट्रंप के समर्थक ही खुलकर कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहिए। केंटकी से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद टॉमस मैसी और कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद रो खन्ना कांग्रेस के सामने एक बाईपार्टिजान वार पावर्स रेजोल्यूशन पेश करने वाले हैं। इसमें मांग की जाएगी कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में शामिल ना हो। रो खन्ना ने कहा कि समय आ गया है कि हर सांसद इसे लेकर अब रिकॉर्ड पर अपनी बात रखे। आप उन नियो कंजर्वेटिव्स के साथ हैं जो हमें इराक ले गए, या आप अमेरिका के लोगों के साथ हैं? नियो कंजर्वेटिव्स अमेरिका की राजनीति के वे लोग हैं जो 1960 के दशक से दूसरे देशों में अमेरिकी दखल के पक्षधर रहे हैं। इन्हें लगता है कि युद्ध से शांति बहाल की जा सकती है और इसे बहाल करना अमेरिका का दायित्व है। अमेरिका में युद्ध और तेल के व्यापार में नियो कंजर्वेटिव्स की काफी पहुंच है। तो जिन लोगों के सपोर्ट से ट्रंप ने चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनवाया, अब उन्हीं को किनारे करने लगे हैं। दरअसल ये ट्रंप के समर्थकों के लिए नोटबंदी की घड़ी है। ट्रंप ने अपने समर्थकों की नोटबंदी कर दी है। वे दुखी तो हैं, लेकिन भारत से अलग मुखर होकर बोल रहे हैं। नोटबंदी का अनुभव बताता है कि दुखी होने के बाद भी ट्रंप के समर्थक कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ लेंगे उन्हें महान बताने का और उनके साथ जुड़े रहने का। ऐसी राजनीति में समर्थक हमेशा के लिए गुलाम हो जाते हैं। ट्रंप को उस तंत्र के आगे झुकना ही पड़ेगा जो हर राष्ट्रपति से उम्मीद करता है कि युद्ध करेगा, युद्ध के लिए कोई ना कोई झूठ बोलेगा। चुनाव के समय ट्रंप इसे डीप स्टेट कहा करते थे। सत्ता में आते ही उन्होंने अमेरिका की संस्थाओं से लोगों को निकालना शुरू कर दिया, लेकिन यह सिर्फ एक झांसा भर था। उन्हें भी पता था कि डीप स्टेट अमेरिकी संस्थाओं के भीतर तनख्वाह पर नौकरी नहीं कर रहा, बल्कि वह कहीं बाहर भी है जो सबको मोहरे की तरह नचाता है। क्या आपको यह बात समझ में आती है कि ट्रंप का विरोधी खेमा, जिस पर युद्ध कराने का आरोप ट्रंप लगाते थे, वह भी चुप है? जिस ओबामा को, हिलेरी क्लिंटन को, बाइडन, कमला हैरिस को ट्रंप ने पानी पी पी कर कोसा कि ये सब अमेरिका को गरीब बनाने, लॉबी को अमीर बनाने के लिए अमेरिका को युद्ध में झोंकते हैं, इन सब ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा है। इस्राइल का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्हें भी पता है कि अमेरिका किन चीजों से बना है। युद्ध की लॉबी पर इस्राइल का नियंत्रण है। टेड क्रूज ने टकर कार्लसन से कहा है कि इस्राइल जासूसी करता है अमेरिका की। अमेरिकी मीडिया में यह सब खूब बातें हो रही हैं कि इस्राइल की लॉबी ने अमेरिका को जकड़ लिया है। उसकी मर्जी ही सबकी मर्जी है। इसी से आप समझ जाइए कि अमेरिका में शक्तिशाली कौन है जिसके आगे ट्रंप को भी सरेंडर करना पड़ेगा और जिसके आगे डेमोक्रेट्स भी सरेंडर कर देते हैं। इन्हें आप नियो कंजर्वेटिव, नियो लिबरल, वॉर लॉबी, कुछ भी कह लीजिए, यही सर्वशक्तिमान है। बाकी रही जनता तो वह केवल नाम के लिए विद्यमान है। आप कह सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति लगातार जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन जो बातें कह रहे हैं क्या वह सच है? सच नहीं है। उसे लेकर उनके ही समर्थक उनसे सवाल कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने लंबा सा ट्वीट किया है। आपको सुनना चाहिए यह जानने के लिए कि ये लोग कैसे दलीलें गढ़ते हैं। युद्ध का मैदान बस इन्हें दिख जाना चाहिए, बाकी सब कुछ, सारे तथ्य इनके चरणों में समर्पण करने आ जाते हैं। सफाई दे रहे हैं वांस कि मैं भीतर से कई चीजों को देख रहा हूं।
राष्ट्रपति ट्रंप 10 साल से इस एक बात को दोहराते आ रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता, इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर डील करने की कोशिश की। दूसरा, मैं यह भी देख रहा हूं कि यूरेनियम एनरिचमेंट और सिविलियन न्यूक्लियर पावर को लेकर काफी कंफ्यूजन चल रहा है। ईरान बिना एनरिचमेंट के न्यूक्लियर पावर हो सकता है, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस बीच उन्होंने नागरिक इस्तेमाल से ज्यादा यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। आईएईए की अप्रसार नीति के तहत जो शर्तें हैं, ईरान ने उनका उल्लंघन किया है। आईएईए तो राइट विंग संगठन नहीं है। जेडी वांस कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात एक चीज, लेकिन एनरिचमेंट की क्षमता की मांग अलग चीज है। मुझे अभी तक एक भी ढंग की दलील नहीं मिली कि ईरान के पास नागरिक इस्तेमाल से ज्यादा यूरेनियम क्यों होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को ही तय करना है कि ईरान के एनरिचमेंट को खत्म करना है या नहीं। और हां, 25 साल की मूर्खतापूर्ण विदेश नीति के बाद विदेश की जमीन पर उलझने को लेकर लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस मामले में ट्रंप ने कुछ भरोसा हासिल किया है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि ट्रंप की दिलचस्पी सिर्फ इसी बात में है कि अमेरिकी सेना का इस्तेमाल अमेरिकी लोगों के लक्ष्य को हासिल करने में किया जाएगा। वे जो भी करेंगे इस बात को ध्यान में रखते हुए करेंगे। उपराष्ट्रपति वांस कह रहे हैं, आईएईए ने कहा है ईरान ने परमाणु अप्रसार नीति की शर्तों का उल्लंघन किया है, यानी हथियार बनाने की कोशिश की है। क्या यह सच है? आईएईए ने तो यही कहा है कि ईरान ने अघोषित रूप से चुपचाप बम बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। पिछले हफ्ते ही आईएईए के चीफ ने कहा, हमने बार बार कहा है कि परमाणु ठिकानों पर किसी भी हालत में हमला नहीं होना चाहिए। आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने सीएनएन से कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे जा रहा है, इस बात को लेकर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। इसी आईएईए का नाम लेकर वांस सीधा सीधा बोल रहे हैं कि आईएईए ने कहा है ईरान हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। आईएईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा है किसी भी सक्रिय, गुप्त, संगठित परमाणु कार्यक्रम का कोई विश्वसनीय संकेत नहीं मिला है। जिस अमेरिका ने इराक को लेकर सारी दुनिया से झूठ बोला, वहां लाखों लोग मार दिए गए, अब वही अमेरिका इराक के झूठ का उदाहरण लेकर ईरान को लेकर बोले जा रहे झूठ का काउंटर कर रहा है। इराक का झूठ अमेरिका की अंतरात्मा पर भूत बनकर डांस कर रहा है। 17 जून को ही सीएनएन की इस खबर की चर्चा थी कि अमेरिका के खुफिया विभाग ने कहा है इसराइल के हमले के पहले ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। अगर वह कोशिश भी करेगा तो एक परमाणु बम बनाने में 3 साल लग जाएंगे। जिस दिन सीएनएन की यह रिपोर्ट छपती है, उसी शाम उपराष्ट्रपति जेडी वांस लंबा सा बयान जारी करते हैं। उसमें एनरिचमेंट की बात करते हैं। साफ है वांस को अब ईरान के पक्ष में एक भी तर्क नहीं सुनना है। अमेरिका के पत्रकार मेहदी हसन कहते हैं, नागरिक इस्तेमाल के लिए परमाणु कार्यक्रम का होना एकदम ठीक है। नागरिक इस्तेमाल मतलब परमाणु से बिजली का उत्पादन वगैरह, यहां तक कि समृद्ध यूरेनियम रखना भी ठीक है। मुद्दा तब बनता है जब आप उसे हथियार में बदलते हैं। आईएईए के चीफ भी कह रहे हैं कि ईरान ऐसा नहीं कर रहा। ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड कह रही हैं, ईरान परमाणु बम नहीं बना रहा, ना उसके पास है, ना ही ईरान ने बम बनाने के कार्यक्रम को स्वीकृति दी। यह बात बकवास है कि कोई 4 साल बाद बना लेगा तो आज ही हमला करना है। ठीक यही दलील बोलकर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया कि यूक्रेन नेटो की मदद से रूस पर हमला कर देगा। खुद अमेरिका के कई प्रभावशाली लोग रूस के इस तर्क को बकवास मानते रहे हैं। सद्दाम हुसैन से भी तत्कालिक खतरा नहीं था, मगर इराक पर हमला कर दिया गया। इसी 25 मार्च 2025 को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने सेनेट में कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। 2003 में खामेनेई ने जिस परमाणु हथियार प्रोग्राम को सस्पेंड किया था, उसे फिर से मंजूरी नहीं दे रहा। हम इस पर नजर रख रहे हैं। तुलसी कहती हैं कि कहीं तेहरान फिर से उस कार्यक्रम को मंजूरी तो नहीं देता है। The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. The IC continues to monitor closely if Tehran decides to reauthorize its nuclear weapons program. CNN पर तुलसी गबार्ड से इस बारे में सवाल किया गया कि इस पर क्या कहेंगे कि ट्रंप ने आपके बयान को रफा दफा कर दिया। तब उन्होंने कहा कि सेनेट के सामने दिए मेरे बयान को मीडिया ने ठीक से पेश नहीं किया। ट्रंप वही कह रहे हैं जो मैंने कहा, हम दोनों एक ही पेज पर हैं। तुलसी गबार्ड भी सरेंडर करने लगी हैं। ट्रंप वही नहीं कह रहे हैं जो तुलसी कह रही हैं।
तुलसी ने कहा कि ईरान ने बम नहीं बनाया है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान बहुत जल्द बम बनाने वाला है और वे तुलसी से इत्तेफाक नहीं रखते। 2012 का नेतन्याहू का एक वीडियो बयान वायरल हो रहा है जिसमें वे चार्ट दिखाकर समझा रहे हैं कि ईरान 1 साल में बम बना लेगा। ये 2025 है, आधा साल गुजर गया। वे खुद कभी कहते हैं बम बना लिया, कभी कहते हैं आने वाले समय में बम बना लेगा। इराक पर हमले के समय वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD किया गया जो झूठ निकला। अब एनरिचमेंट किया जा रहा है। किसी ने नहीं कहा कि ईरान ने परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। एनरिचमेंट के बारे में भी समझना जरूरी है। नागरिक इस्तेमाल के लिए यूरेनियम संवर्धन की इजाजत है। कनाडा और यूक्रेन से लेकर जापान और जर्मनी तक इससे ऊर्जा बनाने का काम करते हैं। दुनिया की 9% ऊर्जा परमाणु संसाधनों से होती है। दुनिया भर में इसके 400 से अधिक प्लांट हैं। यूरेनियम के संवर्धन से ही परमाणु बम बनता है, इसलिए खास प्रकार और मात्रा से अधिक इसके संवर्धन की अनुमति नहीं दी जाती। यूरेनियम के संवर्धन से ही परमाणु बम बनता है, इसलिए एक खास प्रकार और मात्रा से अधिक इसके संवर्धन की अनुमति नहीं दी जाती है। संवर्धन की प्रक्रिया के तहत नागरिक इस्तेमाल के लिए यूरेनियम को और साफ किया जाता है और खास तरह के यूरेनियम को अलग कर दिया जाता है जिससे बम बनता है। प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी मीडिया कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि इस्राएल के पास भी परमाणु हथियार है। अगर अमेरिका इसे स्वीकार कर लेगा तो इस्राएल की मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब उसकी मदद करना अवैध हो जाएगा, क्योंकि उसने परमाणु नियमों के उल्लंघन में यह हथियार बनाए हैं। इस्राएल को अगर आत्मरक्षा का अधिकार है तो ईरान को क्यों नहीं होना चाहिए? नेतन्याहू खुलकर बोलने लगे हैं और ट्रंप दूसरे शब्दों में दोहराने लगे हैं। एक ही भाषा है, बस दोनों के वाक्य थोड़े से बदल गए हैं। नेतन्याहू ने कहा उन्हें भरोसा है कि ट्रंप शांति वार्ता नहीं करेंगे, सत्ता परिवर्तन करेंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर अमेरिका इस्राएल का साथ नहीं देगा तो इस्राएल का अस्तित्व नहीं बचेगा। 17 जून को ट्रंप एक और ट्वीट करते हैं, लिखते हैं हम ठीक ठीक जानते हैं कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। वे आसान टारगेट हैं, लेकिन जहां हैं सुरक्षित हैं। हम उन्हें नहीं मारने जा रहे, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलों से नागरिकों या अमेरिकी सिपाहियों को निशाना बनाया जाए। हमारा धीरज खत्म होता जा रहा है। इस मसले पर ध्यान देने के लिए शुक्रिया। तो यह भाषा है एक राष्ट्रपति की, इससे लोग सदमे में हैं। कोई राष्ट्रपति जब ऐसे बोले कि हमें पता है कौन कहां है लेकिन अभी नहीं मार रहे, तो इसके बाद गली गली के बाहुबली खुद को ट्रंप समझने लग जाएंगे। दुनिया में अब कोई कानून नहीं है, ना कानून की नैतिकता बची है। कभी अमेरिका की मदद से मध्य पूर्व के देशों में तरह तरह की मिलिशिया पैदा की जाती थी। हथियारबंद गिरोह आपस में लड़ने लगे, दूसरे देशों पर हमला करने लगे। ट्रंप की यह भाषा बता रही है कि अब दुनिया ही मिलिशिया में बदल चुकी है, इसमें किसी का कानून नहीं चलता। यही ट्रंप थे जो बाकायदा हिसाब जोड़कर बताया करते थे कि मध्य पूर्व में अमेरिका के उलझने से अमेरिकी टैक्स पेयर का कितना ट्रिलियन अरब डॉलर पानी में बह गया, उससे अमेरिका में कितना रोजगार पैदा हो जाता। बताया करते थे कि मैं युद्ध करने नहीं बल्कि खत्म करने आया हूं। We want to have borders, we want to have security, we want to have things be good, safe, we want great education, we want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars, 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war, I'm going to stop wars. जो भी है, इस्राइल झूठ बोल रहा है, यह साफ नजर आ रहा है। अमेरिका उसके झूठ के दबाव में आ रहा है, यह भी दिख गया है। लेकिन आपके सामने यह भी है कि उसी अमेरिका में लोग इस बार इस्राइल के झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस्राइल के पक्ष में अमेरिका के उतरने की बेचैनी से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान ने इस्राइल की हालत खराब कर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर आई है कि इस्राइल ने एक मूल्यांकन किया है कि उसके पास ईरान की मिसाइलों को रोकने की क्षमता 10 से 12 दिनों की रह गई है। उसकी हालत खराब हो रही है। इस्राइल के भीतर से खबरें कम आ रही हैं। रूस का टीवी चैनल रिपोर्ट कर रहा है मोसाद के मुख्यालय पर हमला हुआ है, रफाल के कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ है, हाइफा बंदरगाह को नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि कुछ भी बोलकर जल्दी से अमेरिका को इस्राइल इस युद्ध में धकेलना चाहता है। अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है इस्राइल, लेकिन 10 दिन अकेले दम पर एक ऐसे देश से नहीं लड़ पा रहा जो अलग थलग पड़ चुका है। ट्रंप के बयान के कई घंटे हो चुके हैं, ईरान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल है
क्या ट्रंप इसराइल के लिए युद्ध के विरोध की अपनी नीति का सरेंडर कर देंगे? सरेंडर शब्द भारत की राजनीति में भी महत्वपूर्ण हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ट्रंप के फोन पर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। नरेंद्र सरेंडर का नारा चला रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप पर ही सवाल उठ रहा है कि क्या वे भी सरेंडर करने जा रहे हैं। फिलहाल हम नहीं सरेंडर करने वाले। आप हमारा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।